हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके नेक्स्ट यूनिट के साथ, दैट इज वन लाइनर ऑफ मनी बैंकिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोल रहे हैं, MBF। तो इसका ना जो नेक्स्ट यूनिट है वो हम कवर करने वाले हैं। देख लो कौन कौन से टॉपिक आज देखने वाले हैं। बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज का जो पोर्शन है वो हम देखने वाले हैं, क्योंकि बैंकिंग मनी वो सब हम देख चुके हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे बनता है, उसकी थेरीज क्या क्या हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट थेरी क्या है, लिबराइज्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म आलियर लोम ये क्या है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। राइट है, स्टार्ट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, बहुत ही सिंपल बोलूंगी, एक बार में क्लिक करेगा, रिवीजन वीडियो है, जल्दी से देख लेते हैं। देखो फॉरेन एक्सचेंज मतलब होता है, जैसे तुम मुझे बताओ, अगर मुझे अपनी इंडिया में ही कोई चीज खरीदनी है तो रुपए चलेगा, तुम बोलोगे हाँ रुपए आप दोगे और आपको जो भी सामान लेना है इंडिया के अंदर तो आप ले लोगे। बट यही बताओ, क्या अगर मैं यूएस गई शॉपिंग करने तो क्या मुझे वहां पे रुपए चलेगा, मैं रुपए दे दूंगी वो ले लेंगे? तुम बोलोगे नहीं, वो लेंगे डॉलर, मतलब जो उनकी करेंसी है वो वही मांगेंगे, है ना, यूके पाउंड मांगेगा। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे वो करेंसी चलती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें वहां से कुछ खरीदना है तो हमें अपनी करेंसी को एक्सचेंज करना होगा, है ना, रुपए के बदले हमें डॉलर लेना होगा, ये एक्सचेंज करना होगा, तभी हम फर्दर ट्रांजैक्शन वगैरह दूसरी कंट्री के साथ कर सकते हैं। तो वो रेट बेटा जिस पे ये एक्सचेंज होता है उसे फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। और ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, ताकि हम एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री ट्रांजैक्शन कर पाए, उसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ये तुम्हें भी पता था और ये सिंपली मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। So foreign exchange refers to the currency of one country that is used for international transaction with other country। मतलब मेरी कंट्री की करेंसी जिसको मैं दूसरी कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज करूंगी, तो ये जो एक्सचेंज होगा, ठीक है, ताकि वो ट्रांजैक्शन हो पाए, उसे हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम एक कंट्री की करेंसी को कन्वर्ट कर देते हैं दूसरी कंट्री की करेंसी में, ताकि हम इंटरनेशनल ट्रेड या पेमेंट्स कर पाए। क्योंकि अगर मुझे वहां कुछ खरीदना है तो मुझे रुपए नहीं चलेगा, मुझे डॉलर ही देना पड़ेगा, तो मुझे अपनी करेंसी को एक्सचेंज कराना होगा दूसरी की करेंसी में, ठीक है, ताकि वो ट्रांजैक्शन या पेमेंट वगैरह हो पाए। नेक्स्ट आते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है फॉरेन एक्सचेंज में। अच्छा, जब इतना ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ना भाई, एक्सचेंज करा लेंगे अगर हम दूसरे कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो क्या कोई दिक्कतें भी आती हैं इस चीज में? तो तुमने भी बहुत बार नोटिस की होंगी ये प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। सबसे पहली है बेटा, द प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज रेट अराइज बिकॉज डिफरेंट कंट्री यूज डिफरेंट करेंसी एंड एक्सचेंज रेट कीप चेंजिंग। यहीं से प्रॉब्लम आ गई है कि एक्सचेंज का जो रेट है ना वो चेंज होता रहता है। तुमने भी बहुत टाइम से देखा है, पहले डॉलर एक टाइम था कि 1 रुपए के बदले, ठीक है, मतलब $1 के बदले तुम्हें 63 या 64 ऐसे रुपए देने पड़ जाते थे। अभी डॉलर का रेट क्या चला, आई थिंक 83 85 चल रहा है। मतलब तुम देख रहे हो डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, हाँ मैम बढ़ती जा रही है। हाँ, तो ये क्या है, ये एक्सचेंज रेट फ्लैक्चुएट होता जाता है, तो इससे कोई दिक्कत भी होगी क्या? वो होगी, वो देखते हैं क्या। पहला है एक्सचेंज रेट फ्लैक्चुएशन। सबसे पहली तो बात है यार, फ्लैक्चुएशन होता रहता है। मान लो मैंने किसी के साथ कोई डीलिंग करी, फॉरेन कंट्री के साथ मुझे कुछ मंगाना था यूएस से, तो मैंने एज अ सप्लायर उससे बात करी कि हमें मशीन भिजवा देनी है आपको, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हो गया। उस टाइम पे जब हमने ट्रांजेक्शन मतलब साइन वाइन किया, ठीक है, अभी आया नहीं है, पैसे तब देंगे, हमने बात करी थी, तो क्या हुआ कि उस टाइम पे डॉलर का रेट चल रहा था 80 रुपीज, मतलब $1 80 के बराबर था। तो ट्रांजेक्शन वगैरह डिसाइड हो गया कि ठीक है मशीन जो है वो लेंगे। मान लो मशीन $1 लाख की थी, तो हम मल्टीप्लाई कर लो, उस हिसाब से हम लेके आ रहे थे। बाद में क्या हुआ कि जब हमें मशीन आई, हमें पेमेंट करने का टाइम आया, तो हमने देखा कि यार डॉलर की वैल्यू और बढ़ गई है, मतलब अब 85 पहुंच गई है। तो मुझे जो मैंने एस्टिमेशन लगाया था कि कम में खरीद रहा हूँ, मतलब $80 इंटू 1 लाख के 80 रुपीज इंटू 1 लाख के समथिंग अराउंड मैं ले रहा हूँ उससे, बट बाद में जब वो मशीन आ गई तो मुझे 85 के रेट से पैसा देना पड़ गया। तो ये फ्लैक्चुएशन ना सप्लायर्स को या जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें बहुत डिस्टर्ब करता है, वो एस्टिमेट ही नहीं कर पाते कि कॉस्ट एक्चुअल में कितनी आने वाली है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट जो चेंजेस होते हैं एक्सचेंज रेट में, वो अनसर्टेनिटी ला देते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड पेमेंट्स में, कितना पेमेंट करना है, क्या होगा, वो हमें थोड़ा अनसर्टेन रहता है। नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज। बहुत बार ऐसा होता है कि फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मेक इट डिफिकल्ट फॉर अ कंट्री टू पे फॉर इम्पोर्ट एंड फॉरेन ऑब्लिगेशन। मान लो हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी नहीं है,
अब जैसे यूएस से हमने कुछ मंगाया तो हमें तो उसको यार डॉलर में देना होगा ना। मान लो डॉलर की कमी है, इंडिया में डॉलर्स है ही नहीं, तो हम कैसे पेमेंट्स करेंगे? या हमने डेट ले रखा है, उसका भी पेमेंट हमें डॉलर में करना है, हम कैसे करेंगे? ये जो फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज आती है ना, इससे कंट्री पे बहुत प्रेशर आना शुरू हो जाता है। और ये ऐसे में बैलेंस होगा जब हम ऐसा सिस्टम बनाए कि मतलब हमारा जो इम्पोर्ट है मान लो थोड़ा कम है और एक्सपोर्ट ज्यादा है, तो हम बाहर से करेंसी ज्यादा से ज्यादा ला पाएंगे, तो ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट होगा। या बैलेंस रहे तो भी सही है, बट अगर डेफिशिट में है हम, मतलब इम्पोर्ट तो हम बहुत कर रहे हैं, करेंसी तो उनको हम बहुत दिए दे रहे हैं फॉरेन, बट एक्सपोर्ट हम कुछ नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास भी उनकी कुछ है या उनका इन्वेस्टमेंट हमारे पास हो, तो वो दिक्कत होगी। तो इसकी वजह से शॉर्टनेस की भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। वही चीज़ जो मैंने बताई कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है, लाइक इंपोर्ट तुम्हारे ज़्यादा है और एक्सपोर्ट तुम्हारे कम है, ठीक है, जैसे तुम्हारे पास तो उनकी करेंसी नहीं आ रही लेकिन तुम उनको अपनी उनकी करेंसी दिए दे रहे हो जो भी है तुम्हारे पास, जिससे क्या होगा, डेफिसिट आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और उस कमी का भुगतान बहुत महंगा होगा, ठीक है। जिससे क्या होता है, मान लो हमारे पास अब डॉलर नहीं है, हमें पेमेंट करनी है, हम क्या करेंगे, हमने कुछ रिजर्व बना के रखे होते हैं, तुमने भी पढ़ा भी था कि सेंट्रल बैंक रिजर्व के लिए बोलता है, रिजर्व बनाने हैं, तो हम वो रिजर्व फिर खाली करना शुरू कर देंगे। तो तुम खुद सोचो, जब तुम्हारे घर में ऐसा हो कि मम्मी ने कुछ सेविंग्स कर रखी हो और ऐसा मौका आ गया हो कि तुम्हारे पापा ने या तुम लोगों ने मतलब मांग बहुत लिया लेकिन दिया नहीं, ठीक, ऐसा समझो, तो मम्मी को क्या हो रहा है कि इतना कर्जा हो गया कि वो सेविंग्स भी निकालने शुरू कर दी हैं। तो तुम सोचो कितनी वर्स्ट सिचुएशन आ गई। अब सेविंग्स भी खाली हो जाएंगी तो बचेगा क्या? तो यही वाला सिचुएशन यहाँ आ जाता है। नेक्स्ट इज स्पेक्यूलेशन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट होती है जहाँ पे लोग स्पेक्यूलेट करते हैं कि डॉलर कितना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उस हिसाब से वो ट्रेडिंग करते हो उन चीज़ों में। मान लो कोई मार्केट में ये स्पेक्यूलेट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग कि डॉलर की वैल्यू ऊपर जाने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर खरीद लिए उन लोगों ने, जिससे क्या हुआ, डॉलर की सप्लाई गिर गई। और क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ रही है, भाई लोग कह रहे हैं हमें और डॉलर चाहिए, खरीदेंगे हम भी, प्राइस बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, डॉलर के भाव बढ़ जाएंगे। ऑफकोर्स यही होता है, डिमांड जब बढ़ जाती है किसी चीज़ की, सप्लाई कम हो तो प्राइसेस बढ़ते कि नहीं बढ़ते, हाँ में बढ़ जाएंगे, तो डॉलर के भाव बढ़ जाएंगे, जिससे क्या होगा, अब हमें ट्रांजेक्शन, जब भी हम फॉरेन ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है, पेमेंट करनी होगी, तो अब डॉलर के रेट बढ़ गए तो हमें ज़्यादा रेट से पैसा देना पड़ेगा। तो ये फॉरेन एक्सचेंज में जो स्पेक्यूलेशन होती है मार्केट में, ये सब चीज़ें भी हमें दिक्कत कर देती है, ठीक है, इनस्टेबिलिटी आ जाती है, यार एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे जा रहा है, अब समझ रहे हो, जिससे ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आ रही है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। ये जो एक्सचेंज रेट है, ये कैसे पता लगेगा मैम कि $1 100 के बराबर है, ये कैसे होता है? तो इसके लिए काफ़ी थियरीज दी है, अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए थे कि कैसे हम बताएंगे कि फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू है हमारी कंट्री की करेंसी के टर्म में कितनी होनी चाहिए, वो देख लेते हैं कौन कौन सी थियरी है। पहला है मिंट पैरिटी थ्योरी। मिंट पैरिटी थ्योरी कहती है कि द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज इज डिटरमाइंड बाय द गोल्ड कंटेंट ऑफ देयर कॉइन। बेटा पहले क्या होता था, सिक्के सोने के बने होते थे, तो उस टाइम की थ्योरी है, इन्होंने बोला, बहुत पुरानी है, इन्होंने बोला था कि जैसे मान लो हमारा सिक्का है, ठीक है, और हमारा जो एक मान लो सिक्का है $1 का, उसमें जो गोल्ड यूज हुआ है वो मान लो 1 ग्राम यूज हुआ है बस, और जो डॉलर है मान लो सिक्का, उसमें जो गोल्ड यूज हुआ है वो 10 ग्राम का यूज हुआ है। तो इन्होंने बोला ऐसे ही देख लो कि ये तो 1 ग्राम का है और ये 10 ग्राम का है, तो इसका मतलब अगर हमें ये 10 ग्राम का डॉलर एक लेना है ना, तो मुझे अपने 10 सिक्के देने पड़ेंगे $1 वाले, क्योंकि मेरा गोल्ड कंटेंट कम है और उसको मैच करें, तो ये हो गई एक्सचेंज वैल्यू। इस तरीके से इन्होंने अपना बता दिया कि गोल्ड कंटेंट के हिसाब से हम देखेंगे, जितना ज्यादा करेंसी में गोल्ड लगा होगा उसके ज्यादा उसकी वैल्यू होगी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हम आ रहे हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी पे, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ परचेजिंग पावर थ्योरी, PPP, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी ना परचेजिंग पावर वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करती है, जो हमने इससे पहले वाले वीडियोस में चेक भी किया था, देखा भी था कि परचेजिंग पावर बताएगी करेंसी की कि उसका एक्सचेंज रेट दूसरे करेंसी के टर्म में कितना होने वाला है। अब तुम्हें परचेजिंग पावर याद है कि नहीं याद है? परचेजिंग पावर मतलब हम अपनी करेंसी से कितने गुड एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं, उसकी क्या पावर है वो, ठीक है। तो परचेजिंग पावर थ्योरी स्टेट करती है कि एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय रिलेटिव परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी इन डिफरेंट कंट्री। मतलब कि
हमारी जो परचेजिंग पावर है हमारी करेंसी की, वो अलग अलग कंट्री में कितनी है वो बताएगा कि एक्सचेंज रेट कितना होने वाला है। अ करेंसी विथ हायर परचेजिंग पावर, मान लो हमारी करेंसी की परचेजिंग पावर ज्यादा है, हम अपने रुपए से, ठीक है, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि हमारी जो एक्सचेंज वैल्यू है वो भी हायर होगी। देखो, जिसकी करेंसी की पावर ज्यादा होती है, जैसे डॉलर है, वो हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा गुड एंड सर्विसेज खरीदने की पावर रखता है। इसका मतलब कि वो परचेजिंग पावर उसकी हाई है, इसीलिए वो उसका एक्सचेंज वैल्यू भी तुम देखते हो हाई होगा, क्योंकि हमें अब इंडियन रुपीस के बदले अगर डॉलर लेना होगा एक, तो हमें ज्यादा रुपए अपने देने पड़ते हैं उस डॉलर, जैसे 85 रुपीज देने पड़ेंगे तब एक डॉलर मिलेगा। इसका मतलब डॉलर कितनी गुड एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में खरीद सकता है वो बताएगा कि उसकी परचेजिंग पावर क्या है, और वही बताएगा कि अगर उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा है तो उसका एक्सचेंज रेट भी ज्यादा होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया। अब जैसे एग्जाम्पल लो, ये सिंपल कॉन्सेप्ट समझ जाने के लिए है। पहला कि इंडिया में मान लो 100 रुपए के 10 समोसे मिलते हैं, ठीक है, 10 समोसे मिलते हैं। पहले हम 100 रुपए के 10 समोसे लाते थे, अब महंगाई आ गई, अब वही 100 रुपए के 5 समोसे मिलने लगे। अब तुम मुझे बताओ हमारे परचेजिंग पावर 100 रुपए की बढ़ी है या घटी है? तुम बोलोगे मैम घट गई, पहले 100 में 10 आते थे, अब हम गुड एंड सर्विसेज कम खरीद पा रहे हैं, इसका मतलब परचेजिंग पावर गिर गई, हमारे 100 रुपए की गिर गई। कॉन्सेप्ट क्लियर है? परचेजिंग पावर क्या है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल लो, मान लो एक यूएसए है और इंडिया, दोनों के एग्जाम्पल लेंगे। यूएसए में $1 में 10 समोसे आते हैं, ठीक है, बट वही समोसे मान लो 10 समोसे अगर इंडिया में लेने हैं हमें, तो हमें कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 80। इंडिया में 80 रुपए के 10 समोसे आ रहे हैं, ठीक है, वो छोड़ दो, वो मैंने तुम्हें सिर्फ पावर समझाने के लिए किया था। ये वाले कॉन्सेप्ट पे आओ। यूएसए में $1 में हम कितने समोसे ले लेते हैं? 10, लेकिन इंडिया में अगर हमें 10 समोसे चाहिए तो हमें कितने रुपए देने? 80। इसका मतलब अगर डॉलर वाले यहाँ पे खर्चा करके समोसा लेने आए तो उन्हें कितने डॉलर देने पड़ेंगे? तुम बोलोगे 1। इसका मतलब $1 की एक्सचेंज वैल्यू कितनी है? 80 रुपए। अब देखो, मान लो इंडिया में क्या आ गई? महंगाई आ गई, इन्फ्लेशन आ गया, जिसकी वजह से अब जो समोसा 80 का मिलता था वो 100 का 10 मिलने लग गए। मतलब तुम 100 रुपए में अब 10 ले सकते हो, पहले तो 80 में लेते थे, बट हमारी इन्फ्लेशन आ गया जिसकी वजह से हमारी परचेजिंग पावर गिर गई। अब हम सिर्फ 100 रुपए में कितने ले सकते हैं? सिर्फ 10 ले सकते हैं, ठीक है। पहले हम 80 रुपए में 10 ले रहे थे, अब हम 100 रुपए में 10 ले रहे हैं। अगर यूएसए वाले आए, यूएसए में देखो कि अभी भी डॉलर की वैल्यू उतनी है, वो नहीं चेंज हुई है, ठीक है, अभी भी $1 में 10 समोसे ही आते हैं। तो वो अगर आएंगे हमारे यहाँ तो उन्हें कितने रुपए देने पड़ेंगे? अभी भी $1 ही देना पड़ेगा, बट हमें कितना देना पड़ रहा है? 100। इसका मतलब कि अब $1 के बदले उन्हें 100 रुपए की वैल्यू निकालनी पड़ रही है, मतलब $1 100 के बराबर हो गया है, क्योंकि महंगाई आ गई। तो जो चीज हमें पहले मिल रही थी 10 समोसे 80 में, अब वो हमें 100 के मिलने लग गए, डॉलर की वैल्यू वही रही, तो अब $1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 100 के बराबर। यही एक्सचेंज रेट थ्योरी कहती है कि करेंसी की परचेजिंग पावर कितनी है वो बताएगी उसकी एक्सचेंज रेट वैल्यू। अब $1 80 रुपए में एक्सचेंज हो जा रहा है, तो ये इसकी वैल्यू है। अब उसकी एक्सचेंज रेट वैल्यू और बढ़ गई, हाई हो गई उसकी वैल्यू, क्योंकि अब $1 100 के बराबर हो गया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमारी क्या होती है? परचेजिंग पावर गिरती है। जब परचेजिंग पावर गिरेगी तो अब हम ज्यादा गुड एंड सर्विसेज उतने रुपए से नहीं ले पाएंगे, जिससे क्या होगा? हमारी करेंसी की वैल्यू गिरेगी, क्योंकि अब हमें डॉलर महंगा पड़ेगा एक्सचेंज करने में। पहले हम $1 के बदले 80 रुपए देते थे, अब हमें $1 के बदले 100 रुपए देना पड़ रहा है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई। तो ये बताता है कि जितनी परचेजिंग पावर होगी वो बताएगा कि एक्सचेंज रेट वैल्यू क्या होने वाली है। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी। बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी कहती है कि एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो तुम समझ लो एक्सचेंज रेट ज्यादा होगा, है ना। मान लो डिमांड ज्यादा है, डॉलर की डिमांड बहुत लो कर है, लेकिन सप्लाई कम है, तो डॉलर के भाव बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते? बढ़ते हैं। मान लो डिमांड कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा, भर भर के डॉलर पड़ा ही हुआ है, तो डॉलर की वैल्यू गिरना शुरू हो जाती है। तो ये बताता है एक्सचेंज रेट वैल्यू क्या है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल पेमेंट एंड रिसीट, अगर फॉरेन एक्सचेंज डिमांड ज्यादा है, करेंसी की वैल्यू गिरेगी, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई ज्यादा है, मतलब डॉलर की सप्लाई ज्यादा है, तो करेंसी की वैल्यू उठेगी। अब हमें इंडियन रुपीस को कन्वर्ट करने में डॉलर कम देने पड़ेंगे, क्योंकि डॉलर सप्लाई ज्यादा है, तो उसकी वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगी, सबके पास अवेलेबल है, भाव नहीं बढ़ेंगे। तो ये भी बताता है। नेक्स्ट इज LIRM, दैट इज लिबराइज्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। ये क्या है? ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था, मतलब जैसे जब क्या हुआ कि इकोनॉमिक पॉलिसी आई, इंट्रोड्यूस हुई 1991, तो उससे पहले बहुत सारा सिस्टम ऐसा था कि
गवर्नमेंट बताती थी कि एक्सचेंज रेट वैल्यू क्या होगी। मतलब अगर जैसे हमारा कोई सप्लायर है, ठीक है, उसने कुछ उसके पास डॉलर है, तो उसको अगर हमें एक्सचेंज करना है, भाई डॉलर को एक्सचेंज कराएगा ना रुपीस में, तो उसको कितने रुपए दे मिलेंगे उस $1 के बदले, ये सरकार बताती थी कि $1 25 रुपए के बराबर है। अगर तुम डॉलर लेके जाओगे एक्सचेंज करने तो तुम्हें $1 के 25 रुपए मिलेंगे। तो ये सरकार बताती थी। बट इसके बाद क्या, जब पॉलिसी आई तो चीजें बदली गई, है ना, सिस्टम को लिबराइज किया गया कि गवर्नमेंट नहीं, मार्केट फोर्स भी बताएगी, कि डिमांड एंड सप्लाई का गेम भी बताएगा कि एक्सचेंज रेट क्या होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। लिबराइज एक्सचेंज रेट इज अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड पार्टली बाय गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय मार्केट फोर्स। थोड़ी सी छूट दी गई, मतलब सरकार ने बोला कि अब हम पूरी तरीके से नहीं बताएंगे, कुछ पोर्शन हम बताएंगे, ठीक है, और कुछ पोर्शन मार्केट के पे छोड़ देंगे कि वो बताएगा कि एक्सचेंज रेट क्या होने वाला है। लर्म वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया कब आया, 1992 में, एक कंट्रोल एक्सचेंज रेट सिस्टम से मूव करने के लिए टू मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम। अभी तो पूरा मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम है ना, अब सरकार कुछ नहीं बताती, बट पहले ना ये था कि सरकार भी बताती थी और मार्केट पोर्शन भी कुछ बताता था कि क्या एक्सचेंज रेट होने वाला है। Under LUM, a part of foreign exchange earning was converted at the official rate, that is 40%, and remaining 60% at market rate. मान लो एक सप्लायर है, ठीक है, एक सप्लायर है, उसके पास डॉलर है, उसके पास डॉलर है, भाई वो एक्सपोर्ट करता है तो उसके पास डॉलर आया है, उसके पास $100 है। अब $100 में बेटा 40% का जो पोर्शन है, डेट इज 40 रुपीज का क्या एक्सचेंज रेट होगा, मान लो 25 रुपए एक्सचेंज रेट होगा। ये किसने बताया, ये गवर्नमेंट ने बताया, या आरबीआई ने बताया कि 40 जो है $40 जो है वो तुम्हारा 25 रुपए के रेट से एक्सचेंज होगा, और बाकी जो पोर्शन है डेट इज $60 वो मार्केट पे छोड़ दिया जाता है कि मार्केट में डॉलर का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, भाव ज्यादा लग रहे हैं, वो बताएगा क्या होगा। जैसे मान लो मार्केट की उससे पता चला कि जो $1 है उसका जो एक्सचेंज रेट होगा वो 30 रुपए पर डॉलर होगा, मतलब अब हम $60 का रेट 60 into 30 रुपीस करके हम उसको पे करेंगे। तो ये बताता था लर्म कि गवर्नमेंट भी डिसाइड करेगी और मार्केट पोर्शन भी डिसाइड करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या था, फ्लेक्सिबिलिटी लाने का। पहले गवर्नमेंट ही बता रही थी, अब मार्केट भी बताएगी। इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रेजुअली हम शिफ्ट करे हैं, पहले क्या था सरकारी बताती है, लेकिन अब हम मार्केट वाले सिस्टम पे आ गए और पूरी तरीके से अब तो मार्केट ही बता रही है। तो मार्केट बताती है कि एक्सचेंज रेट क्या होगा डिमांड एंड सप्लाई के गेम्स के थ्रू। तो यही सारी चीजें थी जो तुम्हें यहाँ पे डिस्कस करनी थी। तो ये था तुम्हारा यूनिट जो हमने अच्छे से कवर किया है। आई होप तुम समझ पाए हो। स्टिल कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।